हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज़ की, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उनकी आगे की बची हुई टर्मोलॉजीज़ यानी अकाउंटिंग की ABCD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस कर लिया था वो था हमारा डिस्काउंट, वाउचर, क्रेडिटर्स, एक्सपेंडिचर्स और एंट्री, इंसॉल्वेंट, बैड डेब्ट्स, यहाँ तक हो चुका था गाइस। आज हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल इवेंट्स। तो फाइनेंशियल इवेंट्स क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्टिकुलर इवेंट या ऐसा कोई मोमेंट जब हमारे बिजनेस में या तो पैसा आ रहा है या पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, उसको हम फाइनेंशियल इवेंट कहते हैं। देयर आर मैनी हैपनिंग्स और इवेंट in the business which affects its liabilities, assets and capital. These happenings or events are called financial events. जैसे कि these events affect the financial position of the business, depreciation in the value of assets, outstanding salary, fall in the price of stock, loss by the fire, all are financial events. जिससे हमारे बिजनेस में कोई assets, liability का आना जाना, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं financial events। जैसे कि यहाँ पर कुछ examples लिए हैं, like depreciation, आग लग जाना, चोरी हो जाना, या फिर किसी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाना, कम हो जाना, ये सब हमारे लिए फाइनेंशियल इवेंट्स होंगे। गाइस, स्टोर्स क्या होते हैं? स्टोर्स की बात करते हैं तो स्टोर क्या होते हैं? जो हमारे यहाँ पर हमारी फैक्ट्री में जो सामान यूज़ होता है उसको जनरली स्टोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, या आप ये कह लो, एक आपके पास एक शिप है। शिप में स्टोर वर्ड बहुत यूज़ होता है। एक शिप है, इस शिप में ज़रूरत का कुछ सामान रखा रहता है, जो कि जब शिप इंडिया से चाइना जा रहा है या फॉर एग्जांपल US के लिए निकला है, तो एक लंबा सफ़र उसको तय करना है। तो इस पर बहुत सारा तो सामान रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूम होंगी शिप के ऊपर ही, या शिप में ड्यूरिंग द ट्रांजिट वो चीज़ें यूज़ होने वाली, तो उनको स्टोर्स कहते हैं। वैसे ही किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो कि सर्विस देने के लिए नहीं, लोगों को या कंपनी में यूज़ करने के लिए रहता है, उसको हम स्टोर कहते हैं। घर में भी आपने सुना होगा स्टोर रूम, एक्स्ट्रा सामान जो कि बाद में काम आएगा या यूज़ होगा, जो हमने ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया इकट्ठा, उसको हम रखते हैं, उसको कहते हैं स्टोर्स। या जो इसेंशियल्स कमोडिटीज़ जो यूज़ होंगी हमारे बिजनेस में, द थिंग्स विच आर नीड फॉर यूज़ ऑफ द बिजनेस, यूज़ इन द बिजनेस पर्पस are called stores. These are not meant to resale but for use in the production of goods and services. For instance, coal, packing material, spare parts, oils, store and factory for a factory. ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं स्टोर्स, जैसे जिनसे हम जिनको यूज़ करेंगे, जिनको सेल करने के लिए हमने नहीं खरीदा है। इनकम क्या होती है गाइस? इनकम का सिंपल सा फंडा है, हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से अगर खर्चों को हटा दो तो हम उसे कहते हैं इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनकम को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इनकम क्या होती है। इनकम जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से अगर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कर दिए जाएं तो जो इसका आउटपुट निकलेगा वो क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। रेवेन्यू यानी कि सेल्स। हम किसी सामान को 5,000 रुपये में सेल कर रहे हैं और उसको सेल करने में हमको जो खर्च आ रहा है ओवरऑल, अगर वो 2,000 रुपये आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी इनकम कितनी होगी? यहाँ पर 3,000 रुपये। तो रेवेन्यू यानी कि दैट इनकम दैट विच इज इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, यानी नेट प्रॉफिट जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करे, जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है ऑफ द बिजनेस, इज कॉल्ड इनकम। To find the amount of expenses are deducted from the revenue, the balance amount is called income. For example, if income is 25,000 and expenses are rupees 12,000, then 13,000 is the income. Is broad term, it include profit also. अगर broad term में हम बात करें तो इसको हम profit भी कह सकते हैं। लेकिन जनरली जो profit होता है वो ईयर एंड में होता है। पूरे साल के रेवेन्यू को, पूरे साल के खर्चे अगर उसमें से घटा दिए जाएं तो जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं गाइस? प्रॉफिट कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है। तो प्रॉफिट द एक्सेस रेवेन्यू ऑफ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक पूरे साल के खर्चे अगर एक दिन में देखा जाए तो ये हमारी इनकम थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरे साल, होल ईयर की बात करते हैं हम होल ईयर की बात करें तो होल ईयर के एक्सपेंसेस
और किस में से इनको घटा दिया जाए, रेवेन्यू में से, तो जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट. इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. और जनरली प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, या हम ये कह सकते हैं ये कैपिटल को इंक्रीज करता है. गेन क्या होता है गाइस, गेन का मतलब सिंपली प्रॉफिट, इनकम और गेन. अभी तीनों में आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा मैं. गेन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी एसेट्स को हम ज़्यादा रेट पर सेल करते हैं तो उसको जनरली गेन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मशीनरी है जिसकी कीमत आज की डेट में 50,000 है, लेकिन वो सेल कर देते हैं हम 60,000 में, तो जो 10,000 का डिफरेंस हो रहा है वो गेन कहलाता है. सर अगर सामान होता तो वो इनकम का पार्ट हो जाती है. अगर कोई एसेट्स वगैरह है जिसको आपने बहुत यूज़ कर लिया और अब यूज़ करने के बाद आप उसको सेल कर रहे हो एज अ स्क्रैप, या फिर वो सेकेंड हैंड या पुराना हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं गेन. यानी कि इट इज़ द मॉनेटरी रिसीट्स as a result of business transaction. For example, assets worth rupees 150 lakh are sold to 200 lakh, sold for 200 lakh, then the excess difference amount received 50 lakh is the gain. इनकम क्या हो गया, जो हमने सेल की, नॉर्मली गुड सेल किया है वहाँ पर. प्रॉफिट क्या हो गया, पूरे साल का हो गया. गेन क्या हो गया, किसी एसेट्स को अगर हम लोग उसकी जो एक्चुअल प्राइस है या जो उसकी प्राइस होनी थी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू होनी थी, उसके बाद हमने जो उसको सेल किया है उसको हम, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास एक एसेट्स है, आपके पास क्या है गाइस, एक एसेट्स है, उस एसेट्स की कीमत 150 लाख थी, लेकिन आपने उसको सेल किया, यानी कि ये वैल्यू थी उसकी 150 लाख, लेकिन सेल कर दिया आपने उसको 200 लाख, तो जो 50 लाख हुआ ये आपका गेन होगा. इट इज कॉल्ड गेन. नेक्स्ट हम लोग जी है लॉस. अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके रेवेन्यू से, तो डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस. जैसे यहाँ का जस्ट अपोजिट, अब प्रॉफिट कब था, जैसे अगर 100 लाख का प्रॉफिट है, आपको रेवेन्यू है, और 80 लाख का एक्सपेंसेस है, तो 20 लाख इज प्रॉफिट. बट इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखो आप, लॉस क्या होगा, जब आपका रेवेन्यू 100 का है लेकिन एक्सपेंसेस 120 लाख का है, तो यहाँ पर इसको 110 कर लो, तो यहाँ पर 10 लाख जो नेगेटिव आइटम आएगा, इट इज़ कॉल्ड लॉस. ये होगा आपका लॉस. नेक्स्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट यानी वो पैसा जो हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने में अपनी पॉकेट से बियर किया है, उसको हम कहते हैं. किसी पॉकेट से बियर करने का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपने एक पेन बनाया या आपने एक मोबाइल बनाया, मोबाइल में आपने जो भी पैसा अपनी जेब से लगाया, उसका आपने स्क्रीन खरीदा, आपने उसका मदरबोर्ड खरीदा, आपने उसका स्ट्रक्चर खरीदा, अलग अलग पार्ट्स खरीद के जोड़ा, और आपकी जो कॉस्ट आती है उसको बनाने का खर्चा आ रहा है 10,000, इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट. तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, और लागत कैसे निकाली जाती है, किसी भी चीज़ को बनाने में हमारी जेब से जो पैसा गया है, आउटफ्लो है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं. तो आइए कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं. टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ other services used to make the article called its total cost. अगर उस आर्टिकल को कंप्लीट करने में जो भी मटेरियल, जो भी लेबर, जो भी ओवरहेड्स यूज हो रहे हैं, उन सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो कहलाती है कॉस्ट या लागत. स्टॉक हम लास्ट क्लास में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. फाइनली अगर सिंगल लाइन में कहूँ तो जो एक ईयर एंड में या एक पर्टिकुलर डेट को जो सामान हमारे पास बिकने से बच जाता है, यानी परचेज और सेल क्या जो डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड स्टॉक. अगर 100 यूनिट खरीदा और 80 बेच दिया तो 20 यूनिट जो होगा स्टॉक, या इसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं. रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं गाइस. रेवेन्यू आइटम्स वो होते हैं जनरली जिनका संबंध ड्यूरिंग द ईयर से होता है, जिनका उन खर्चों का या उन इनकम्स का जिनका संबंध ड्यूरिंग द ईयर्स है, इस साल से संबंध है उनका, अगले साल से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको रेवेन्यू आइटम कहते हैं. जनरली ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार होते हैं, जैसे बिजली का बिल, हमारी सेल, हमारा परचेज, ये सब रेवेन्यू नेचर का है. लेकिन कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका संबंध इस साल से तो होगा ही होगा, आने वाले सालों में होगा, जनरली हम उनको कैपिटल आइटम्स कहते हैं. तो आइए रेवेन्यू आइटम की डेफिनेशन देखते हैं. रेवेन्यू आइटम, द आइटम विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर, बार बार होने वाले, are related to normal operations of the business. Normal operation of the business का मतलब हो गया नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं कि 12 महीने का ही हो, ये मोर देन 12 मंथ का हो सकता है.
ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब जब तक हम अपना एक प्रोडक्ट बना के कंप्लीट कर देते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने राफेल खरीदे हैं, अब राफेल को बनने में ही अगर 15 महीने लगते हैं तो ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने हो सकता है। ब्रेड बनाने में कितना होगा सर? वो तो 24 घंटे में खराबी हो जाती है 48 घंटे के बाद, तो डेफिनेटली उनका ऑपरेटिंग साइकिल कम है। तो हम कह सकते हैं एक रेवेन्यू, लेकिन 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है एक ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस लाइक इज परचेज एंड सेल्स, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड रेवेन्यू आइटम्स। द बेनिफिट ऑफ दीज आइटम्स इज रिसीव्ड ओनली इन द करेंट अकाउंटिंग ईयर। इनका जो बेनिफिट रिसीव होता है, इनका संबंध सिर्फ विद इन ईयर से होता है। कैपिटल आइटम कौन से होते हैं? जिनका संबंध इस साल से भी होता है और आने वाले सालों में भी होता है। जैसे कि आपने एक फर्नीचर खरीदा, एक आपने टीवी खरीद लिया, एक आपने कोई एसी खरीद लिया, तो ये कैपिटल आइटम होंगे। आइटम विच आर नॉन रिकरिंग नेचर, और आप रोज रोज तो ये चीजें खरीदते नहीं हो, एंड परमानेंटली इफेक्ट टू द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल आइटम। दे इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक क्या होता है गाइस? सिंपली लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक अगर हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जान है तो उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। घोड़ा, बकरी, कुत्ता, गाय, बिल्ली। सर्कस में शेर भी होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाएंगी? लाइव स्टॉक। और दूसरी तरफ होता है डेड स्टॉक, जो चीज़ें हिल डुल नहीं सकती उनको हम कहते हैं डेड स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब डेड स्टॉक होता है। तो जैसे कि लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक की हमने यहाँ पर डिस्कस किया। गाइस इसके बाद ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पर 2 टाइप के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं अकाउंटेंसी में, जनरली जिनको सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। अगर कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम को अच्छे से समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कैश सिस्टम क्या होता है गाइस? कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम या इसी को कहते हैं एक्रूअल सिस्टम। कैश सिस्टम क्या होता है गाइस? यहां पर हम ऐसा मान के चलो कि हम यहां पर सिर्फ 2 चीजों की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं सर? यहां पर हम ओनली कैश रिसीव्ड और ओनली कैश पेड की बात करते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जहां पे जो पैसा आता है वो नोट किया जाता है और जो जाता है वो नोट किया जाता है, वो चाहे इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच का होना चाहिए। यहां पर जो भी ओनली रिसीव्ड और ओनली पेड आपने जो किया है वो लिखोगे। यहां का खर्चा यहां जाके पे कर रहे हो नहीं लिखोगे। यहां का खर्चा यहां, यानी प्रीवियस ईयर का खर्चा यहां पे किया लिख दोगे। इस करेंट ईयर में जो भी आया और जो गया ओनली उसका हिसाब रखा जाता है। इट इज कॉल्ड कैश सिस्टम। और एक्रूअल सिस्टम इसका जो एडवांस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कहा जाता है, एक्चुअल पोजीशन इसी से पता चलती है। इसमें कैश पेड प्लस पेबल, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में कैश पेड जो किया हमने इस टाइम से रिलेटेड, प्लस जो पेबल है इस टाइम का, उसकी बात होती है। प्लस हम जब इनकम की बात करते हैं तो कैश रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, जो पैसा आने वाला है, यानी जो रिसीव हुआ प्लस रिसीवेबल जो इस टाइम से रिलेटेड है, उसको भी हम नोट करते हैं। तो इसको कहते हैं एक्रूअल सिस्टम। और कहीं ना कहीं किसी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन इसी सिस्टम से पता चलती है और यही सिस्टम एक वैलिड सिस्टम माना जाता है। लेकिन दोनों सिस्टम यूज होते हैं। जनरली जो कैश सिस्टम होता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, और जो मर्केंटाइल सिस्टम होता है या एक्रूअल सिस्टम होता है, इसको यूज करने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली व्यापारी या जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, जो प्रॉफिट गेनिंग कंसर्न होती हैं, वो यूज करते हैं। अब अगर इसमें मान के चलो कि मैंने पहले साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया और सारी की सारी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मैंने कैसे सेल किए? क्रेडिट सेल किए। तो इस कैश सिस्टम के थ्रू तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि कुछ पैसा आया ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं मर्केंटाइल सिस्टम की, तो ये पैसा जो आपने उधार बेचा है, ये पैसा फ्यूचर में आएगा ना, रिसीवेबल है, इस टाइम पे नोट किया जाएगा और फाइनली हमें प्रॉफिट शो होगा। या एज कंपेयर टू कैश सिस्टम हमें कुछ तो कम लॉस होगा या प्रॉफिट की एक्चुअल पोजीशन हमको दिख पाएगी। वो सिस्टम होता है मर्केंटाइल सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम कहते हैं गाइस। इसी के साथ
ये आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। हमने डे 1 से लेकर आज तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा मटेरियल मैंने YouTube पे डाला है और वो आपको अवेलेबल है अभी भी। आप कभी भी किसी भी टाइम 24/7 गाइज मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 10:30 बज चुके हैं। आप जब मैं 10:30 बजे रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो आप किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कुछ मैंने YouTube पर अपलोड किया है वो आप एक बार नहीं, जब आपका मन करे, जब आपको कोई डाउट आए, ओपन करिए, देखिए। पूरा का पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है इसकी सारी टर्मिनोलॉजी, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जो हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 का, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।